जब भी किसी युद्ध की तस्वीर या वीडियो सामने आती है और उसमें कोई आधुनिक टैंक जलता हुआ या तबाह हालत में दिखता है, तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही आता है कि आखिर इतना महंगा, इतना एडवांस और इतना ताकतवर हथियार इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो गया। यूक्रेन युद्ध में जब T-90 जैसे एडवांस रूसी टैंक नष्ट होते हुए दिखाई दिए, तो दुनिया भर में यही बहस शुरू हो गई कि क्या ये टैंक फेल हो गए हैं, क्या इनकी टेक्नोलॉजी कमजोर है या फिर जंग का तरीका ही पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन सच्चाई इन सवालों से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है कि इस दुनिया में कोई भी टैंक, कोई भी हथियार, कोई भी मशीन पूरी तरह अजेय नहीं होती। चाहे वो कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, कितनी भी मोटी उसकी बख्तरबंदी क्यों ना हो, अगर उसे गलत रणनीति के साथ, गलत माहौल में और बिना सही सपोर्ट के इस्तेमाल किया जाए तो उसका नष्ट होना तय है। यूक्रेन युद्ध में जो कुछ भी हुआ, उसे सिर्फ एक टैंक की कमजोरी कहकर समझना बहुत बड़ी गलती होगी। रूस के जो ऑपरेशन यूक्रेन में चल रहे थे, उन्हें कई सैन्य विशेषज्ञ पूरी तरह संतुलित ऑपरेशन नहीं मानते। सबसे बड़ी कमी ये रही कि ग्राउंड फोर्सेस को लगातार और प्रभावी एयर कवर नहीं मिल पाया। जब टैंक, इन्फेंट्री और एयरफोर्स आपस में तालमेल के साथ काम नहीं करते, तो सबसे एडवांस हथियार भी कमजोर पड़ जाते हैं। टैंक खुले मैदान में या शहरी इलाके में तभी सुरक्षित रहता है जब उसके आसपास इन्फेंट्री हो, ऊपर से ड्रोन और फाइटर जेट्स की निगरानी हो और दुश्मन की एंटी टैंक टीम्स को पहले ही दबा दिया जाए। आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। पहले टैंक आमने सामने टैंक से लड़ते थे, लेकिन आज खतरा जमीन से भी है, हवा से भी है और ऊपर आसमान में मंडराते छोटे छोटे ड्रोन से भी है। आज ऐसे पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम मौजूद हैं जिन्हें एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है और वो कई किलोमीटर दूर से टैंक को निशाना बना सकता है। इसके अलावा टॉप अटैक मिसाइलें, ड्रोन से गिराए जाने वाले हथियार और स्मार्ट म्यूनिशन ने टैंक युद्ध को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैंक अब बेकार हो चुके हैं, बल्कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। टैंक आज भी युद्ध के मैदान में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका इस्तेमाल सही रणनीति के तहत किया जाए। अगर टैंक को अकेला छोड़ दिया जाए, बिना सपोर्ट के आगे बढ़ा दिया जाए, तो वो एक चलती फिरती निशाना बन जाता है। T-90 टैंक की बात करें तो ये कोई साधारण टैंक नहीं है, ये रूस की टैंक टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। T-90 की बेसलाइन को 1992 में पेश किया गया था। इसके बाद समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव और सुधार किए गए। 2004 में T-90A आया, फिर 2011 में एक नया और ज़्यादा बेहतर संस्करण सामने आया और इसके बाद 2017 में T-90M को दुनिया के सामने लाया गया, जिसे कई लोग T-14 आर्माटा से प्रेरित मानते हैं। T-90 को हमेशा से उसकी फुर्ती और ताकत के लिए जाना जाता रहा है। ये टैंक आकार में बहुत बड़ा नहीं है, वजन भी लगभग 50 टन से कम रखा गया है, जिससे इसकी गतिशीलता यानी मूवमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। हल्का होने का फायदा ये होता है कि टैंक जल्दी दिशा बदल सकता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से चल सकता है और पुलों या कमज़ोर रास्तों पर भी ऑपरेट कर सकता है। इस टैंक की फायर पावर इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसमें 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर तोप लगी होती है, जिससे अलग अलग तरह के गोले दागे जा सकते हैं। ये न सिर्फ टैंक राउंड फायर कर सकता है, बल्कि इसी गन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि T-90 दुश्मन को बहुत दूर से ही निशाना बना सकता है, इससे पहले कि दुश्मन को संभलने का मौका मिले। लेकिन जहां तक सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन की बात है, वहां शुरुआती T-90 वेरिएंट्स में कुछ समझौते किए गए थे। वजन कम रखने के लिए और लागत को कंट्रोल में रखने के लिए प्रोटेक्शन को पश्चिमी देशों के टैंकों की तरह बहुत ज़्यादा भारी नहीं बनाया गया। पश्चिमी देशों के टैंक जैसे कि अमेरिकी या जर्मन टैंक अक्सर 60 टन से ज़्यादा वजन के होते हैं। उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा पर रहता है, क्योंकि उन्होंने शहरी युद्ध और लंबे संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। पश्चिमी टैंकों में सिचुएशनल अवेयरनेस यानी आसपास की पूरी जानकारी बहुत अहम मानी जाती है। उन्हें ये पता होता है कि दुश्मन कहाँ है, कौन सा खतरा किस दिशा से आ सकता है और किसे पहले निशाना बनाना है। शुरुआती T-90 वेरिएंट्स में ये क्षमता सीमित थी। थर्मल साइट जरूर थी, लेकिन हंटर किलर क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं थी। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी हर टैंक में नहीं था, और जहां था भी वहां वो सॉफ्ट किल टाइप का था। समय के साथ रूस ने भी ये समझ लिया कि सिर्फ फायर पावर और मोबिलिटी काफ़ी नहीं है। अगर टैंक को लंबे समय तक जिंदा रखना है, तो उसे बेहतर सुरक्षा और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ पहले T-14 आर्माटा को डिज़ाइन किया गया, जिसमें क्रू प्रोटेक्शन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। इसके बाद T-90 के नए अपग्रेड्स में भी इन तकनीकों को शामिल करने की कोशिश की गई। T-90M, जिसे 2017 में पेश किया गया, उसी सोच का नतीजा है। इसमें कई ऐसी तकनीकें डाली गईं जो पहले सिर्फ अगली पीढ़ी के टैंकों में देखने को मिलती थीं। इसकी मुख्य तोप को और ज़्यादा स्थिर और सटीक बनाया गया, ताकि चलते चलते भी ये दुश्मन को सही निशाने पर मार सके।
इसमें नए तरह का फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया, जिससे ये दिन और रात दोनों में कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन को पहचान सकता है। इस टैंक में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है, जिससे ये एक से ज्यादा लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। अब कमांडर और गनर दोनों मिलकर हंटर किलर मोड में काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक टारगेट को निशाना बनाते हुए दूसरा टारगेट पहले से चुना जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव इसके प्रोटेक्शन में किया गया। पुराने कॉन्टैक्ट 5 रिएक्टिव आर्मर की जगह रिलिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाया गया। ये नई पीढ़ी का आर्मर है जो आधुनिक एंटी टैंक राउंड्स और टैंडम वॉरहेड्स के खिलाफ ज्यादा असरदार माना जाता है। टैंक के आगे, साइड और ऊपर इस आर्मर को इस तरह लगाया गया है कि जरूरत पड़ने पर फील्ड में ही इसे बदला जा सके। इसके अलावा आरपीजी जैसे हथियारों से बचाव के लिए मेटल नेट और अतिरिक्त सुरक्षा भी दी गई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो T90M को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है। इंजन की बात करें तो इसमें करीब 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है। इसके बावजूद इसका वजन लगभग 46-47 टन के आसपास रखा गया है। इसका मतलब ये है कि पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है और टैंक तेजी से मूव कर सकता है। सस्पेंशन सिस्टम भी वही रखा गया है, जिससे ये मुश्किल रास्तों पर भी संतुलन बनाए रख सके। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना कुछ सुधार किया गया, जब टैंक को इतना एडवांस बनाया गया, तो फिर ये यूक्रेन में नष्ट कैसे हो गया? इसका जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं छुपा है। इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये है कि दुश्मन ने बहुत ही सटीक योजना के साथ हमला किया हो, सही समय पर, सही एंगल से और सही हथियार का इस्तेमाल करके। आज के युद्ध में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी संभावना ये है कि जिस टैंक को नष्ट किया गया वो पूरी तरह अपडेटेड वर्जन न हो, या उसमें सभी सिस्टम पूरी तरह सक्रिय न हो। हर टैंक एक जैसा नहीं होता और युद्ध के मैदान में सभी टैंक हमेशा पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हों, ये जरूरी नहीं। तीसरी और सबसे अहम संभावना ये है कि टैंक उस समय ऑपरेशनल हालत में न हो। अगर किसी टैंक का ईंधन खत्म हो जाए या वो खराब हो जाए और वहीं खड़ा रह जाए, तो वो एक सिटिंग डक बन जाता है। ऐसे में उसके सेंसर काम नहीं करते, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बंद हो जाता है और सिचुएशनल अवेयरनेस लगभग खत्म हो जाती है। तब चाहे टैंक कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे नष्ट करना आसान हो जाता है। यूक्रेन युद्ध में पहले भी ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जहां ईंधन की कमी या लॉजिस्टिक फेलियर की वजह से टैंक और अन्य सैन्य वाहन रास्ते में ही छोड़ दिए गए। ऐसे हालात में किसी एक फोटो या वीडियो के आधार पर पूरे टैंक की क्षमता पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। अगर कोई ये तर्क देता है कि टैंक में सहायक पावर सिस्टम होता है, तो ये भी समझना जरूरी है कि वो सीमित समय के लिए ही काम करता है। वो किसी स्थायी समाधान की तरह नहीं होता। आखिर में यही कहा जा सकता है कि T90 हो या कोई और आधुनिक टैंक, वो अपने आप में न तो पूरी तरह अजेय है और न ही बेकार। उसकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे, कहां और किस रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध सिर्फ मशीनों से नहीं जीते जाते, बल्कि योजना, तालमेल, सपोर्ट और समय पर लिए गए फैसले ही जीत और हार का फैसला करते हैं। यही वजह है कि किसी एक नष्ट हुए टैंक की तस्वीर देखकर पूरे सिस्टम को फेल कहना न तो सही है और न ही समझदारी भरा। युद्ध हमेशा बदलता रहता है और जो देश इस बदलाव को समझकर खुद को ढाल लेते हैं, वही लंबे समय तक टिक पाते हैं।